रवि जी, एक अभी प्रेम कुमार जी ने एक सवाल उठाया कि ये सब कुछ जब तक हुआ तो हमारी इंटेलिजेंस को कानों कान खबर क्यों नहीं हुई, हम क्यों नहीं रोक पाए पहले ये सब होने से। देखिए, मैं जब ये बात चल रही थी कि हम आपको चिकन नेक के बगल से रास्ता चाइना को दे देंगे, नॉर्थ ईस्ट में घुसने का, तमाम जो बातें लंबे समय से, तो हम उस समय क्या कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार भारत सरकार अपने काम में लगी हुई है। ऐसा नहीं है, भारत सरकार ने पहले ही तैयारियां कर ली, क्योंकि लगता था कि चिकन नेक को कभी भी ये काटा जा सकता है, ये चाइना हरकत कर सकता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को फंड की जरूरत थी, बर्बादी के कगार पर कटोरा। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ही ज़्यादा बदतर हालात इस समय बांग्लादेश के थे। लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी सरकार बनेगी उसके पीछे पाकिस्तान, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भारत ने धूल चटा दी, वहाँ से अभी पूरी तरह से रास्ते बंद हैं। ऐसे में जो आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान के, वो कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश में डेरा डाले हुए हैं, और आने वाले टाइम में वो एक मुहिम चला रहे कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ मुहिम चला के, क्योंकि सिर्फ मामला बांग्लादेश का नहीं है, चुनाव बंगाल में भी होने हैं। आप समझिए इस बात को, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है कि बांग्लादेश में अगर सत्ता आती है और कट्टरवादी सरकार बनती है तो ऐसे में नुकसान भारत को पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, और चीन यही चाहेगा कि भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए। और उसके लिए देखिए, बिना पैसे के तारिक रहमान हो, चाहे बीएनपी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, जमात ये वो जमात है जो सबसे छोटा संगठन माना जाता था, लेकिन 2024 के बाद जब से तख्ता पलट हुआ उसके बाद एकदम से इतना पावरफुल कैसे हो गया। मतलब मोहम्मद यूनुस के साथ एक बड़ी डील हुई है, उस डील के तहत, और उस डील के लिए जो फंडिंग है वो पूरी तरह से चाइना करता है पाकिस्तान के जरिए। और वहाँ पर आपको बता दूं मैं, आने वाले टाइम में जब भी वहाँ पे सरकार बनती है, अगर बीएनपी की भी बनती है, तो मुझे लगता है उसमें भी बड़ा हस्तक्षेप जो है मोहम्मद यूनुस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका किसी भी प्रकार से वहाँ पे कट्टरपंथ को बिठाना है, कट्टरपंथी जमात को बिठाना है, ताकि भारत के खिलाफ एक एजेंडा तैयार किया जा सके, और उसके रास्ते कहीं ना कहीं नुकसान पश्चिम बंगाल को भी पहुंचाया जा सकता है। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। प्रेम कुमार जी, बीएनपी ने भी 6 हिंदू, या यूं कहे कि माइनॉरिटी, 5 तो हिंदू हैं और 1 बौद्ध है, उनको टिकट दी है, और उस इलाके में दी है जहां पर एक बड़े चंक में माइनॉरिटीज रहते हैं जिनका इम्पैक्ट हो सकता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस्लामिक पार्टी ने भी एक माइनॉरिटी, एक हिंदू को टिकट दी है। ये टिकट वितरण आपको किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, चुनाव की अपनी एक ज़रूरत होती है, उसको सियासी ज़रूरत भी बोलते हैं। अब 2 करोड़ अगर हिंदू हैं तो उनके वोट्स तो चाहिए होंगे ना, कई सीटों पर वो प्रभावी होंगे, तो उनके माध्यम से सदन में अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना भी एक मुद्दा होता है। इसके अलावा इस चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें, ये विश्वास भी दिलाई जाती हैं कि जो घटनाएं घटी आप भूल जाइए, हम आपके संरक्षक हैं, हम देखिए आपको टिकट दे रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए। यानी वो 2 करोड़ वोटर्स को ध्यान में रख करके वो लोकल पॉलिटिक्स की नीड, हम इसको बोल सकते हैं, वो होती है। लेकिन हम जब बांग्लादेश से बाहर होकर के देखते हैं, हम तो बांग्लादेश के वोटर नहीं हैं, तो बाहर से देखते हैं कि क्या ये चुनाव तक ही रहेगा, कि वास्तव में वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं का वहाँ रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग करने के बारे में कोई सोच है। तो मुझे लगता है कि ये सोच कमज़ोर हुई है पहले से, और अभी अगर ज़िंदा है तो वेलकम करने लायक बात है, लेकिन ये सोच कमज़ोर हुई है। बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहा है, मखौल है। अच्छा प्रेम कुमार जी, एक और चुनौती है। फ़र्ज़ कीजिए वहाँ पे जो एक तो वो इलाके हैं जहाँ पे बहुत बड़े मुश्त में आवामी लीग के वोटर्स हैं, तो वो चलिए एक साथ बॉयकॉट करते हैं चुनाव का, तो एकजुटता है तो समझ आता है कि उन पे एकजुटता है तो ठीक है, कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन वो इलाके जहाँ पर थोड़ी बहुत परसेंटेज में हैं, तो प्रेम कुमार जी, उनको तो इस बात का डर होगा कि अगर हमने बॉयकॉट किया चुनाव का तो हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे, या तो बीएनसी या फिर इस्लामिक, दोनों में से कोई हमको अटैक कर सकता है, तो फिर उनको वोट करना पड़ेगा। तो इसमें एक सवाल ये निकल कर आता है जो तीनों के साथ है कि क्या बीएनसी अपने आप को सेंटर और राइट की तरफ, अब वो स्पेस जो आवामी लीग की है उसको कवर करने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये सत्ता में रहने की एक गरज होती है कि ये दिखे कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, तो उसमें दिखावे के ही तौर पर सही कि कट्टरपंथ को भी जब सरकार में आना होता है तो थोड़ा वो अपनी नीति को लोचदार बनाते हैं। लेकिन जब तक अवामी लीग के सिंपैथाइज़र हैं, उस पार्टी का वर्चस्व है,
शेख हसीना हैं और उनके वहाँ लौटने की संभावनाएं हैं, तब तक कट्टरपंथी भी वो अपनी पॉलिसी को उतना लोच नहीं बना पाएंगी। क्योंकि एक बात और है कि चूँकि ये जो वो वहाँ के हिंदू हैं, वो अगर बायकॉट करते हैं वोट का, तो डेमोक्रेसी में देखिए जब तक बायकॉट कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है तब तक फायदा उसका उनको मिल जाता है जिनके खिलाफ बायकॉट कर रहे होते हैं। तो बायकॉट कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है। तो डिमांड होनी चाहिए कि नहीं, भाई शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को भी कैसे पार्टिसिपेंट बनाया जाए। तो वो अभी दौर इस चुनाव में तो संभव नहीं है, तो ये एक आंदोलन की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि अभी बांग्लादेश कठिन दौर से गुजर रहा है और जो भी सेकुलर फोर्सेस हैं वो कमज़ोर हुए हैं, उनका संघर्ष बढ़ा हुआ है। रवि जी कोई पॉइंट ऐड करना चाहते जी, मैं ये कहना चाहता कि हम जमात इस्लामी की बजाय बीएनपी पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि बांग्लादेश फर्स्ट, और सबसे बड़ी बात है आपने सही कहा कि बिना भारत के बांग्लादेश ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार है। और सबसे बड़ी बात अगर हम रिप्लेस हो जाएं चाइना से, जो कि चल रहा है, अगर फर्ज मैं समझना चाहती हूँ मेरे दर्शक समझें कि बीएमसी ने जो कहा है तमाम बातों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा हो सकता है। हमने भी शिफ्ट लिया है, वही टेक्सटाइल जो धागा हम इतने लंबे समय से विदाउट ड्यूटी टैक्स हम उनको दे रहे हैं, अब हम यूरोपियन देश के साथ जो एफटीए ट्रेड कर रहे हैं हम शिफ्ट वहाँ कर रहे हैं। जबकि हमारी ही वजह से बांग्लादेश नंबर 2 में है मैन्युफैक्चरिंग में कपड़े के, जैसे गारमेंट की बात करते हैं, जैसे अपैरल की बात करते हैं, पहला नंबर चाइना। तो पहली बात तो ये कि हम उम्मीद करते हैं बीएन से। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर वो अपना इंटरेस्ट चाइना की तरफ शिफ्ट कर दे, क्योंकि वो भी एक बड़ा मार्केट है, तो क्या उन दोनों के इंटरेस्ट भी क्लैश होंगे, क्योंकि वो भी नंबर 1 है मार्केट में। समझना चाह रही हूँ भाई, वो जो बांग्लादेश जो काम करता है वही काम चाइना भी कर रहा है ना कपड़े बनाने का। बिल्कुल यह बात सही है, लेकिन बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट्स की पूरा इंडस्ट्री है वो भारत के साथ बहुत मैं समझता हूँ मैच खाती है, और खासकर भारत में उसकी कपड़ों की बहुत डिमांड भी है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना के जो कपड़े की आप बात कर रहे हैं, रेडीमेड की बात करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी मार्केट से जुड़ा रहा हूँ। देश की सबसे बड़ी एशिया की रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट में जो गांधीनगर है, हम यहाँ भी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो है बांग्लादेश के कपड़ों की होती है, खासकर देश भर में बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर इसका फ़ायदा बांग्लादेश को सीधा पहुँचता है, और ख़ासकर बांग्लादेश का, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी आप देखेंगे जाकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल से मैम हमारे साथ बैठी हैं, तो पश्चिम बंगाल के अंदर भी आप देखेंगे पूरी तरह से रेडीमेड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो इसका फ़ायदा, क्योंकि दोनों देश साथ होने के साथ साथ राज्य का जो बॉर्डर है उसका फ़ायदा भी मिलता है इस चीज़ का। और कहीं ना कहीं चाइना के साथ हम वो डील बेशक कर सकते हैं, लेकिन चाइना पर भारत ज़्यादा भरोसा नहीं करता, कभी भी हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो इसको भारत ने ही खड़ा किया है। और कहीं ना कहीं उस दौरान जब मुजीबुर रहमान ने वहाँ पे सरकार बनाई थी, तब भारत की ही मौजूदगी में भारत की सेना ने ही पूरी लड़ाई लड़ी थी। इस बात को बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए।